Good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 8 SST, chapter 11, the making of the national movement 1817 to 1947. My dear student, if you have remember my previous class where I have already discussed about this chapter, introductions that has already given by me in your previous class. My dear student, in this chapter, what we will read the various important topics. In the previous chapter, we have looked at the British conquest of territories and takeover of kingdom. We also see change in the lives of peasants and tribals, educational change in the 19th century, debates regarding the condition of women, challenge to the caste system, social and religious reform, the revolt of 1857 and its aftermath, and the decline of the crafts and growth of industries. My dear student, these are all topics which we have discussed, which we have read in our previous classes. These all points given in your book on the basis of the separate chapters. Suppose the first, the revolt of 1857 and its aftermath. We have discussed about the revolt and what happened after revolt. We have read. Second, social and religious reform. In this chapter, we have read the reform, women condition and educational development. Similarly, educational change in the 19th century, where we have read the Orientalist view and the Western view for the learning स्कूल, बड़ा स्कूलों में जो शिक्षा दी जाएगी वो किस रूप में दी जाएगी, पश्चिमी सभ्यता के अकॉर्डिंग, वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग और नॉर्दर्न कल्चर के अकॉर्डिंग। इन चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने देखा, इस पे हम लोगों ने बात की। साथ ही हम लोगों ने यह भी देखा कि किस तरीके से भारत में ब्रिटिश सत्ता ने भारतीय राजाओं की आपसी राजनीति का फायदा उठा के, आपसी वैमनस्यता का फायदा उठा के किस तरीके से इन लोगों ने भारत पर शासन आसानी से प्राप्त कर लिया। हम लोगों ने कुछ और चीजों पर बात की थी। आई होप यू हैव रिमेंबर कि किन किन बिंदुओं पे, किन किन टॉपिक पे हमने रिफॉर्म पे राजा राम मोहन राय के द्वारा उठाए गए स्टेप्स पे बात किया कि किस तरीके से राजा राम मोहन राय ने सती सिस्टम के अगेंस्ट काम किया। हमने देखा किस तरीके से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो रिमेरेज एक्ट के लिए लड़ाइयां लड़ी, सुधार के लिए उन्हें वो सब काम करने पड़े जो एक सामान्य इंसान के बस में नहीं था। आई मीन टू से दैट कि एक फर्म डिटरमाइंड आदमी ही ये काम कर सकता था। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि ज्योतिबा फुले के योगदान को, साथ ही साथ हम लोगों ने देखा बी आर अम्बेडकर को, ईवी रामास्वामी नायकर को, गुरु घासीराम को। तो इस तरीके से हम लोगों ने हर उस चीज को, हर उस बिंदु को टच करने का प्रयास किया जो हमारे लिए जरूरी थी, जो हमारे चैप्टर में दिए हुए थे। अब सबसे जरूरी है उन बातों को समझना जहां से नेशनल रिवोल्ट की चीजें शुरू हुई। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से इन चीजों में हम लोगों ने पढ़ा कि भारतीय जो क्षेत्र था उस पर अंग्रेजों का कब्जा और रियासतों पर किस तरीके से उन्होंने अधिग्रहण किया। नए कानून और जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस थे उसकी शुरुआत कैसे हुई, किसानों, आदिवासियों की जिंदगी में किस तरीके से बदलाव आया, महिलाओं की स्थिति कैसे बदली, उस पर कितने वाद विवाद हुए, जाति व्यवस्था की चुनौतियां, 1857 का विद्रोह, सामाजिक धार्मिक सुधार, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। इन मुद्दों के बारे में हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा उसके आधार पे ऐसा लगता है कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे, अनसेटिस्फैक्ट थे। और यदि ऐसा था कि वो असंतुष्ट थे तो ये क्यों असंतुष्ट थे, क्या रीजन था इसके पीछे, इन चीजों के बारे में भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी, जहां पे हम लोगों ने कहा था कि
जो बदलाव हो रहे थे, जो डेवलपमेंट दिखाई दे रहा था, जो चेंजेस दिखाई दे रहे थे, वो क्यों हो रहे थे। हमने कहा कि इसके बारे में सोचने के लिए आपको ये विवश होना पड़ेगा कि एकाएक लोग ब्रिटिश शासन से क्यों असंतुष्ट थे। ये देश किसके लिए है, इन चीजों को समझने के लिए आपको कुछ प्रश्न आपके दिमाग में आने चाहिए। जैसे ये देश किसके लिए है, इस देश में कौन रहता है। धीरे धीरे इस रूप में सामने आया कि भारत का मतलब है यहां की जनता, और भारत यहां के रहने वाले किसी भी वर्ग, किसी भी रंग, किसी भी जाति, किसी भी नस्ल, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के लोगों के रहने का स्थान है। यह देश और इसके सारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था उन सभी लोगों के लिए है जो यहां रहते हैं। और जब ये बात का एहसास भारतीयों के मन में हुआ कि अंग्रेज यहाँ के नेचुरल रिसोर्स का, हमारी अपनी चीजों का एक्सप्लॉयटेशन ह्यूज अमाउंट पे कर रहे हैं, हमारी अपनी चीजें हमें ही ऊंची कीमतों पे बेच रहे हैं, या हमें हमारी चीजों का यूज करने से रोक रहे हैं, तो यहां के लोग काफी अनसेटिस्फैक्ट हुए। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट रूल, जहां पे भारतीयों को ही जंगलों में गाय और उनके मवेशियों को चराने की सुविधा नहीं दी जा रही थी। जंगलों से लकड़ियां काटने की छूट उनको भारतीयों को ही नहीं थी, जबकि जंगल किसके थे, भारतीयों के थे। तो इस सब बातों ने भारतीयों के मन मानस पे, दिमाग पे काफी बदलाव लाया। और ये चेतना 1850 के बाद जो कुछ राजनीतिक संगठन बनते हुए दिखाई देते हैं, उसके बाद से दिखाई देती है। 1870 और 1880 के डिकेड्स में कई सारे राजनीतिक संगठन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल एसोसिएशन बने। इनसे गहरी चेतना और हुई, देश के प्रति लोगों के मन में चेतना का विकास और ज्यादा हुआ। इससे ज्यादातर संगठनों की बागडोर समाज के इंटेलेक्चुअल वर्ग के हाथ में था, वकीलों के हाथ में था। कुछ ऐसे संगठन थे, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि, जिनका नाम हम यहां ले सकते हैं। पूना सार्वजनिक सभा नाम से ही स्पष्ट है। सार्वजनिक का मतलब होता है सर्व मतलब सभी लोग, और जनिक मतलब, सर्व मतलब सब, जनिक मतलब लोग, जो सब लोगों का हो, इसे सार्वजनिक कहा गया। इनमें बहुत सारे जो संगठन थे वो एक साथ काम करते थे। संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद की बुनियादी तत्व होता है। वे संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता और अपने मामलों के बारे में फैसले लेने के लिए भारतीयों को आजादी मिलनी चाहिए। 1817 और 1880 के डिकेड्स में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज्यादा गहरा हुआ। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। उसी साल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित हुआ। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर रोक लगाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया। ये बातें भी भारतीयों को संतुष्ट कर रही थी। इस कानून में ऐसा प्रावधान था, ऐसा प्रोविजन था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में कि यदि कोई भी प्रेस सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करता है तो उस प्रेस की सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी, साथ ही साथ प्रेस को सीज कर दिया जाएगा। 1883 सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफी हंगामा हुआ। इल्बर्ट बिल में यह प्रावधान किया गया था, इल्बर्ट बिल में एक ऐसा प्रयोजन था कि भारतीय जज को भी अधिकार दिया गया था कि वो अंग्रेजों के मुकदमों को सुन सकें। जज के रूप में भारतीय अंग्रेजों को भी दंड दे सकें, उनको पनिशमेंट की सजा सुना सकें। इस बात पे अंग्रेज काफी खपा थे। इल्बर्ट बिल पास नहीं हो सका। रिपन को भारत से वापस जाना पड़ा। तो ये सब जितनी भी घटनाएं हो रही थी, भारतीय न्यायाधीशों और अंग्रेजों न्यायाधीशों की समानता के लिए जो इल्बर्ट बिल लाया गया था, जो पास नहीं हो सका, इन सारी चीजों ने भारतीयों की आंख खोल दी। अब वो
पूरा खुल के विरोध करने की मूड में आ चुके थे। अंग्रेजों के विरोध की वजह से जब विधेयक पास नहीं हुआ तो भारतीयों ने इस बात का काफी विरोध किया। इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैये के बारे में लोगों को अब क्लियर पता चल चुका था। पढ़े लिखे भारतीयों, इंटेलेक्चुअल जो ग्रुप था, उन लोगों के लिए इल्बर्ट बिल का मतलब क्लियर था। विधेयक ने यह चाह की कि और गहरा कर दिया। 1885 के डिकेट्स में 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस स्थापित हुआ और कांग्रेस की बन जाने से अब एक ऐसी संस्था बनी जो भारतीयों का फेवर करने के लिए एक लीगली वे से, मतलब एक संवैधानिक रूप से विरोध करने में वो सक्षम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में दिसंबर महीने में संस्कृत विद्यालय में हुआ। कांग्रेस के में इस पहले सेशन में 72 प्रतिनिधियों ने 72 रिप्रेजेंटेटिव्स ने भाग लिया। ए.ओ. ह्यूम जो एक आयरिश थे, ए.ओ. ह्यूम जो स्कॉटिश थे, ए.ओ. ह्यूम जो भारत में एक ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, ब्रिटिश अधिकारी थे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने भारत में एक अखिल भारतीय पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बनाने की बात की थी। 1885 में देश भर में 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने का फैसला लिया। संगठन के प्रारंभिक नेता के रूप में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, सी. सुब्रमण्यम अय्यर जैसे बहुत सारे नाम थे। इसमें दादा भाई नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ए.ओ. ह्यूम विभिन्न क्षेत्रों में भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की और यहीं से नेशनलिस्ट मूवमेंट तेजी से उभरता हुआ राष्ट्रवाद, जो बुक में आपके टॉपिक दिया हुआ है। ये उभरता हुआ राष्ट्रवाद क्या था? जो ए.ओ. ह्यूम और डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, इन लोगों की प्रेरणा, इन लोगों के जो प्रारंभ से इस संगठन को स्थापित किया गया, इसका मेन एम क्या था? What was the main aim of that political institution, political association, Congress? It means here you have to learn the Congress first. Congress 1885, W.C. Banerjee was first president and A.O. Hume became first secretary of the Congress. A.O. Hume फर्स्ट सेक्रेटरी बने और फिर यहां से इनका भी कांग्रेस एक नए रूप में, प्रॉपर डेवलप फॉर्म में दिखाई देने लगती है। आप यहां से पूरे का पूरा अखिल भारतीय एक राजनीतिक संस्था के रूप में कांग्रेस ने अपना काम शुरू किया। तो कांग्रेस के बाद जो छोटे छोटे दल एक साथ आने का प्रयास किए और फिर यहीं से कांग्रेस की स्थापना के मार्ग खुले और फिर नेशन इन द मेकिंग एक नया टॉपिक आपके सामने आता है कि राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ। अ नेशन इन मेकिंग, अ नेशन But before start this topic, I would like to teach you that what we are going to read in this whole chapter. A topic 1870 to 1947. Between this time, there are the various changes introduced
in Indian scenario. What happened? First, 1885, Congress party was introduced. Then after, Congress tried to oppose the British policy which direct or indirect exploit the Indian people. They were moderate. The leader of Congress in the starting phase, they were moderate. But after some time we had seen that 1900, starting decades of 19, the various leaders, they were extremist. Even they were member of Congress. In 1905, Bengal division. 1909, Parliamentary reform. 1915, Gandhi returned back. India. 1916, Home Rule League. Home Rule League was established by Bal Gangadhar Tilak and Srimati Annie Besant. Then after 1918, Rowlatt Act. 1919, Jallianwala Bagh Massacre. I hope these are all important points which you have to note it. आप नोट कर लीजिए, मैं बोल देता हूँ. फर्स्ट 1905 बंगाल डिवाइडेशन. सेकेंड 1909 पार्लियामेंट्री रिफॉर्म. Separate electorate for the Muslim was given. That constitutional amendment which was done by British government. 1915, Gandhi ji returned back India. He was liar and he proved himself in South Africa. And 1916, Home Rule League. 1918, Rowlatt Act was passed, and Rowlatt Act which was called No Appeal, No Dalil, No वकील, और इसके आधार पे जो भी सस्पेक्टिव लोग थे उनको अरेस्ट करने की पूरी परमिशन दे दी गई थी. पुलिस को एक्स्ट्रा पावर दे दी गई थी. जलियांवाला बाग मसजिद, जलियांवाला बाग में हुई घटनाएं, जलियांवाला बाग के बाद की कंडीशन. अब यहाँ पे एक और है, यहीं पे आप इंक्लूड कर ले खिलाफत मूवमेंट 1918 टू 1922. यहाँ पे खिलाफत भी आपको दिखाई देता है. तो इस तरीके से तमाम सारे आपको क्या दिख रहे हैं, तमाम सारे बदलाव आपको दिख रहे हैं. अब हम बात करेंगे किन चीजों की. अब हम उन चीजों को देखेंगे कि इसके बाद क्या क्या परिस्थितियां और कौन कौन सी चीजें बदल रही हैं. जैसे अभी हम लोगों ने बात की खिलाफत मूवमेंट तक. अब 1919 खिलाफत प्लस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, this was the first movement was launched by M.K. Gandhi in India. Non-cooperation movement 1919 to 1920. 1922 5 March
1992, 1922, चौरी चौरा, चौरी चौरा इंसिडेंट, चौरी चौरा इंसिडेंट्स, चौरी चौरा इंसिडेंट से गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। फिर 1924, 1922 में गांधी अरेस्ट किए गए, 6 साल की सजा हुई। 1924 गांधी जी फ्री, गांधी जी को जेल से छोड़ दिया गया। 1929 कांग्रेस सेशन, लाहौर कांग्रेस सेशन, यहां पे पहली बार रावी नदी के किनारे नेशनल फ्लैग फहराया गया। 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930, फर्स्ट टाइम द इंडियन फ्लैग वाज व्हाट, क्या कह रहे हैं, फहराया गया। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 1930 एंड 31, especially 30, civil disobedience movement, civil disobedience movement was started by Mr. Gandhi, SALT सत्याग्रह। SALT सत्याग्रह, then after 1931 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, that was failed because of the what, the demand of the Muhammad Ali Jinnah and B.R. Ambedkar. 1931, then after 1937 first election, held 1942 क्रिप्स मिशन, आई होप कि इनको बता दे। 1919 to 1920 खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय शौकत अली मोहम्मद अली। व्हाट वाज द खिलाफत मूवमेंट? एक्चुअली खिलाफत मूवमेंट द इन ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टाइम, Turkey supported Britain, and Britain promises Turkey that after First World War we will give you some access privileges for you. And the Khalifa, he was appointed as a chief of the Turkeys. But after First World War it not happened. So all the Muslims, the whole world's Muslim, envied with British government. India, Shaukat Ali Muhammad Ali promoted this movement, Khilafat movement. Gandhi supported Khilafat movement, and Gandhi, he merged the Khilafat movement to the non-cooperation movement. Its symbol, it what? क्या बना? It's symbol of the unity of Hindu and Muslims during 1920s. 1922 जब मूवमेंट आगे बढ़ रहा था, उसी समय चौरी चौरा का घटना हुई, जहाँ पे 21 जो पुलिस के सिपाही थे, उन्होंने उनको थाने में गिर के जला दिया गया। What was the incident? We will discuss when we will read this chapter. 1929 Lahore Congress session, where they clearly announced by the Congress that with किसके पूर्ण स्वराज्य के बिना, विदाउट कंप्लीट इंडिपेंडेंट, वी कैन नॉट एक्सेप्टेड, हम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे।
1930, civil disobedience movement that was started, and salt became the great weapon of that movement. Salt Satyagraha was started with Mr. Gandhi during that time. After that, 1931, Round Table Conference. 31, Irwin Pact. Gandhi-Irwin Pact, that is also called what? That is also called Delhi Pact. Gandhi joined the Gandhi-Irwin Pact and कुछ बातों पे सहमति बनी और गांधी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जाने के लिए तैयार हो गई. सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गए, लेकिन वहां पे मोहम्मद अली जिन्ना और बी आर अम्बेडकर और जो राजा के प्रतिनिधि थे उन लोगों ने अपने लिए एक अलग अलग स्टेट की मांग की, अलग देश की मांग कर ली. गांधी से नाराज हुए और गांधी वहां से रिटर्न बैक आ गए बिना कुछ लिए, खाली हाथ, बिना किसी समझौते के. 1937 फर्स्ट इलेक्शंस हुए. 1942 क्रिप्स मिशन भारत में आया. 40 के दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिर शुरू हो चुके थे. 1937 में जो चुनाव हुए थे, 28 मंथ की गवर्नमेंट चली. 28 मंथ की गवर्नमेंट के बाद, 28 महीने की गवर्नमेंट के बाद भारतीय मंत्रिमंडल ने पूरा इस्तीफा दे दिया. इंडियन कांग्रेस कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया. क्यों? क्योंकि बिना भारतीयों की सहमति के ही अंग्रेजों ने भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में खींच लिया था, शामिल कर लिया था. पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी चाहते थे कि हम आपका सपोर्ट करेंगे तब जब आप हमारी स्वतंत्रता के लिए हमें कुछ प्रॉमिस करें. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे डिनाइड कर दी और तब एक नया मूवमेंट चलाने की बात की गई. नया आंदोलन बात करने के लिए उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट पे दबाव पड़ा, ऑस्ट्रेलिया का दबाव पड़ा, अमेरिका का. चियांग काई शेक ने खुद पत्र लिखा और भारत को आजाद करने की बात कही. तो इस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट पे दबाव पड़ी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1942 में कैबिनेट के एक मेंबर क्रिप्स, अलेक्जेंडर क्रिप्स को भारत भेजा. अलेक्जेंडर क्रिप्स भारत आए और बातचीत की कांग्रेस के साथ. इसके यहां तक. इसके बाद कुछ और पॉइंट्स. क्या? क्रिप्स मिशन 1942, that was failure, and Gandhi started the new movement, Quit India movement. (1942) में गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया. क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी का लास्ट मूवमेंट था नेशनल रिवोल्ट के टाइम का. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, गांधी जी के द्वारा चलाया गया भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये अंतिम मूवमेंट था और सबसे बड़ा मूवमेंट था. यहां पे बड़े पैमाने पे लोगों के ऊपर मशीन गन से गोलियां चलाई गई, रिप्रेशर मूवमेंट चलाया गया. सारे बड़े नेताओं को क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम अरेस्ट कर लिया गया. ऑपरेशन जीरो आवर 8 अगस्त 1942, ऑपरेशन जीरो आवर. ऑपरेशन जीरो आवर के तहत इन्हें अरेस्ट कर लिया गया. गांधी को आगा खान पैलेस में रखा गया, महादेव देसाई, कस्तूरबा के साथ. जब गांधी छोड़े गए जेल से 1944 में, जेल से रिहा जब हुए, तो उस समय कस्तूरबा गांधी और उनके निजी सचिव, पर्सनल सेक्रेटरी महादेव देसाई की मृत्यु जेल में हो चुकी थी. बहरहाल क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सारे नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया. मूवमेंट तेजी से आगे बढ़ा और ये मूवमेंट ने पूरे भारत की दशा बदल दी. अब अंग्रेजों को लगने लगा था कि वो भारत में ज्यादा दिन तक नहीं रुक सकते. अब भारत में कैबिनेट मिशन प्लान आया. कैबिनेट मिशन प्लान 1946. कैबिनेट मिशन प्लान
स्वीकार नहीं किया गया। फिर माउंटबेटन प्लान, थर्ड जून 1946, और यहीं पे सेकेंड इलेक्शन भी हुआ। और लास्ट इंडिया बिकम फ्री 1947, 15 अगस्त। तो एक लंबी स्टोरी जो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, जिनको हम पढ़ेंगे। आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, ढेरों बातें करेंगे इसके बारे में। गुड बाय एंड टेक केयर।